गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन और उससे रिलेटेड एक कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। तो किसी सोलेनॉइड का मैंने सेल्फ इंडक्टेंस बताया था। अगर ये सोलेनॉइड है, इसका लेंथ L है, इसका रेडियस R है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बताया था म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L। यही मैंने सेल्फ इंडक्टेंस बताया था। तो ये भी बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है किसी भी कॉइल के लिए, और किस पर डिपेंड करता है वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, रेडियस पर और लेंथ पर, ना कि इसमें कितना करंट है इस पर। अब ये भी बताया था कि अगर इसमें करंट वैरी करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ का वैल्यू कितना लिख रहा था -LdI/dt। ये ईएमएफ बताया था मैंने। अगर किसी सोलेनॉइड या कॉइल का, किसी भी सोलेनॉइड या कॉइल का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस हो लेकिन उसका रेसिस्टेंस 0 हो, तो ऐसे कॉइल को बोलते हैं आइडियल इंडक्टर। इसका कुछ इंडक्टेंस है तो कॉइल का जब इंडक्टेंस होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टर, लेकिन अगर रेसिस्टेंस 0 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल इंडक्टर। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं। इफ ए कॉइल, यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं आज के लिए। इफ ए कॉइल और सोलेनॉइड, if a coil or solenoid has negligible resistance but considerable inductance, then it is called ideal inductor। जैसे कैपेसिटर का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते थे इस तरह से, वैसे इंडक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसी इंडक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। तो अगर ये कोई इंडक्टर है और इसमें कोई करंट है और करंट वैरी करे, करंट या तो इंक्रीज करे या करंट डिक्रीज करे, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अब बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो हो सकता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये हो और नेगेटिव टर्मिनल ये हो, या ये भी हो सकता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये हो और नेगेटिव टर्मिनल ये हो। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनल होगा या ये टर्मिनल होगा? तो किसी भी इंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो लेंज लॉ को फॉलो करता है।
लेंज लॉ को फॉलो करने का मतलब, अगर जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या तो करंट इंक्रीजिंग के कारण या करंट डिक्रीजिंग के कारण, तो करंट के इंक्रीज या डिक्रीज के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे इसके कारण या इसके कारण, उस कारण को अपोज करेगा। मतलब अगर करंट इंक्रीज करने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट इंक्रीज होने के कारण हो रहा है। इंक्रीजिंग को मैं सिंबल यहां दिखाता हूं और डिक्रीजिंग को नीचे, करंट के। तो अगर इंक्रीजिंग के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीजिंग के कारण हो रहा था, ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि करंट को घटाएगा। इसके इंक्रीजिंग होने के कारण तो प्रोड्यूस हो रहा था इसमें ईएमएफ, तो इसमें ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि इसके करंट के इंक्रीज करने को घटाएगा। तो घटाने के लिए ईएमएफ कैसा बनना चाहिए, जिसके कारण भी करंट इधर आ रहा होगा, ये बैटरी उस करंट को अपोज करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें ईएमएफ अगर करंट के इंक्रीज होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ऐसा ईएमएफ बनेगा कि इसके इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करवाएगा। ये ऐसा बैटरी बनेगा। अगर इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका पोलैरिटी कैसे देखेंगे, ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो करंट डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करवाएगा। इंक्रीज करवाने के लिए करंट के सपोर्ट में ये बैटरी बनेगा। देख लो, सपोर्ट में क्यों, क्योंकि ये बैटरी इधर करंट फ्लो करवाना चाहता है। करंट डिक्रीज कर रहा है तो करंट को बढ़ाएगा ये बैटरी, करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये बैटरी करंट को घटाएगा। तो एग्जैक्टली लेंज लॉ तो ही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इंडक्टर में, वो अपोज करता है। किसको अपोज करता है, दैट हैज इंड्यूस्ड इट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो वही लिखने जा रहा हूं मैं, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the self-induced EMF in an inductor opposes the change that has induced it. That has induced it. तो अपोज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है तो घटाएगा और घट रहा है तो बढ़ाएगा। तो इसको मैं अब ये किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब मैं इसका दो केस दिखा देता हूं। अगर इसमें करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितना इसमें प्रोड्यूस होगा, -L/di/dt। आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट तो di/dt 0, ईएमएफ 0, इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा।
ये कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, इसमें करेंट इंक्रीजिंग है, तो इन करेंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ईएमएफ जो करंट इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करवाएगा, अपोज करेगा। करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज कैसे करेगा, उसको डिक्रीज करवाएगा। कैसे डिक्रीज करवाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज करके। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट डिक्रीज होने के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इस इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस L है, तो करंट को ये बढ़ाएगा। ऐसा ईएमएफ बनेगा कि करंट को बढ़ाएगा। तो करंट इधर है तो करंट को बढ़ाने के लिए ईएमएफ को बैटरी को ऐसे होना पड़ेगा। तो ये टर्मिनल पहचानने आना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जहां पर सर्किट क्लोज हो, जहां पर सर्किट ओपन हो, याद करो मैंने कैपेसिटर में भी सिखाया था, इस तरह से सर्किट दे दिया था, कैपेसिटर में सर्किट दे दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पूछा था। रेसिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इस तरह से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। तो यहां भी ओपन सर्किट अगर रहेगा, जब ओपन सर्किट में मैं इंडक्टर दे दूंगा, रेसिस्टेंस दे दूंगा, कैपेसिटर दे दूंगा और तुमसे पूछूंगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पर तुम्हें ये बताना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। लेकिन जब क्लोज सर्किट हो, जब सर्किट क्लोज्ड हो, तो अपने को ये पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल ये है या नेगेटिव टर्मिनल ये है। वो अपने आप सिचुएशन हम लोग लिखेंगे और वो अपने आप टर्मिनल सेट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, जो एसी वर्मा के वर्कआउट में नहीं, जहाँ पर थ्योरी पढ़ाया गया है वहीं पर दिया गया है और समझने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, तो मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मान लो बहुत सारा सर्किट है, रेसिस्टेंस है, बैटरी है, कुछ लगा हुआ है, ये कोई रेसिस्टेंस है और यहाँ से ये कनेक्टेड है, इसमें रेसिस्टेंस, बैटरी, बहुत कुछ लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ यहीं तक रेसिस्टेंस है, ये पूरा रेसिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंटर को, या जॉकी भी इसको बोलते हैं, इस जॉकी को मैं यहाँ टच करवाऊँ तो सर्किट का रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस लेंगे। लेकिन अगर मैं इस जॉकी को यहाँ टच करवाऊँ तो सर्किट में ये रेसिस्टेंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि देखो तो यहाँ हो गया ये सर्किट, ये रेसिस्टेंस इरेलेवेंट हो गया। अगर यहाँ कनेक्टेड है जॉकी तो इतना ही रेसिस्टेंस रेलेवेंट है, इतना इरेलेवेंट है। तो अगर मैं इधर मान लो कि इस जॉकी को इधर टच करवा रहा हूँ, मतलब रेसिस्टेंस डिक्रीज करवा रहा हूँ, जॉकी को यहाँ से यहाँ टच करवा रहा हूँ, मतलब रेसिस्टेंस को डिक्रीज करवा रहा हूँ, और इधर से इधर टच करवा रहा हूँ, इधर से इधर मूव करवा रहा हूँ जॉकी को, तो रेसिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ऐसा मैंने पहले सिखाया था करंट में। क्वेश्चन कैसा है, एक बैटरी है, एक रेसिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है,
पहले से तो की ओपन था तो कोई करंट नहीं। की को, अच्छा ये ऐसा सिचुएशन नहीं था ये, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, इसका कुछ इंडक्टेंस है। इस जॉकी को क्या कर रहा था, यहां से टच करो, यहां से इस तरफ मैं मूव करवा रहा था जॉकी को। इस सिचुएशन पर जब ये जॉकी यहां पहुंचा तो सर्किट का रेसिस्टेंस, क्वेश्चन में बोला हुआ है वो तुम क्वेश्चन देख लेना, जब यहां पहुंचा तो इस सर्किट का रेसिस्टेंस टी टाइम पर का सिचुएशन मान लो, ये टी टाइम पर जॉकी यहां है तो टी टाइम पर सर्किट का रेसिस्टेंस 12 ओम है, ये क्वेश्चन में बता दिया। अब तुमसे पूछा, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, तो जिस समय टी टाइम पर रेसिस्टेंस 12 ओम था उस वक्त सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर था, या 0.5 एम्पियर से ज़्यादा है या 0.5 एम्पियर से कम है, या हम बता नहीं सकते कि वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। 4 ऑप्शन है कि सर्किट में करंट कितना होगा। तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग, अगर हम इस इंडक्टर को नहीं, अगर ये इंडक्टर ना होता तो सर्किट में करंट कितना, EMF अपॉन रेसिस्टेंस 6/12 0.5 एम्पियर, यही होता। अब इंडक्टर होने से क्या होगा, ये देखो तो रेसिस्टेंस को मैं जॉकी को इधर मूव करवा रहा हूं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इधर मूव करवा रहा हूं तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर्किट का। और सर्किट का रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जॉकी को मैं इधर मूव कर रहा हूं तो सर्किट का करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट इंक्रीजिंग है, ये पता चल गया अपने को। तो करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है तो इसमें एक EMF प्रोड्यूस होगा, इसमें EMF प्रोड्यूस होगा। तो मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं कि ये है या ये है, अगर तुम चाहो तो ऐसे चेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई जरूरी नहीं कि तुम चेक करो। ये एक बैटरी है जिसका EMF कितना, EMF इक्वल टू -LdI/dt। तो तुम इसको ऐसे समझो, ये एक बैटरी है और ये बैटरी है, इसको मैं मान लो E2 कह दूं, इसको E1 कह दूं, तो मेरे पास नेट EMF कितना, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट करो, ये आइडियल इंडक्टर है, इसके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो रेसिस्टेंस मेरा सिर्फ यही है, लिख भी देता हूं इसको, आइडियल इंडक्टर। तो एक बैटरी मेरा यहां, दूसरा बैटरी यहां, करंट चेंज हो रहा है तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अपने को चेक करने की जरूरत नहीं कि ये है या ये है, दो बैटरी, तो नेट EMF कितना, E1 प्लस E2, और रेसिस्टेंस कितना, इसी टाइम पर तो पूछ रहा था सर्किट में करंट, तो करंट में कैसे लिखूंगा, E1 प्लस E2 नेट EMF अपॉन रेसिस्टेंस। E1 कितना 6 प्लस E2 कितना -LdI/dt, 6 -LdI/dt अपॉन 12। अब देखो यहां से कैसे डिसीजन लूंगा मैं, करंट ग्रो कर रहा है, करंट ग्रो कर रहा है तो DI/dt पॉजिटिव, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव,
और करंट डिक्रीज करेगा तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव। तो करंट इंक्रीज कर रहा है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव। पॉजिटिव ये तो नंबर होता है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा ये पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, और 6 से कम हो जाएगा तो ये क्वांटिटी, ये 6 से कम तो ये क्वांटिटी 0.5 से कम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस है यहाँ। तो 6 में से कुछ माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, I लेस देन I कैसा मिलेगा, लेस देन 0.5 एम्पियर, ये मिलेगा अपने को। अगर मैं इस जॉकी को जो यहां टच होता और मैं इस तरफ ले जा रहा होता, अगर ये जॉकी इनिशियली यहां होता और इस तरफ ले जा रहा होता और टी टाइम पर यहां टच होता तो रेसिस्टेंस तो वही रहता टी टाइम पर, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता कि जॉकी इधर मूव करवा रहे हैं, मतलब रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होता, घटता, और करंट घटता तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी इसमें 6 प्लस समथिंग बन जाता। करंट डिक्रीज कर रहा होता तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव बनता, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये क्वांटिटी 6 से ज़्यादा होता, और 6 से ज़्यादा होता तो ये क्वांटिटी 0.5 से ज़्यादा होता। तो अपने को मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है या इधर है। तो तुम क्या करो, कभी भी क्लोज सर्किट रहे तो जैसे ये बैटरी है E1, एक बैटरी और आ गया E2, तो नेट ईएमएफ कितना, E1 प्लस E2। मतलब कभी भी सर्किट सॉल्व करना हो तो तुम इसको ऐसे समझ लो कि इसके सपोर्ट में एक और बैटरी है, ये तभी तो लिखोगे। अगर टर्मिनल ऐसे सोच कर लिखोगे तो फिर माइनस करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये अपोज कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव लिखना पड़ जाएगा। हम E1 प्लस E2 लिखते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ मान रहे हैं। तो हम तो मान रहे हैं ऐसा, लेकिन ये ऐसा है या ऐसा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद सेट होगा। कब सोचना है कि यही होगा यही होगा, जब सर्किट ओपन हो। उससे रिलेटेड आगे मैं क्वेश्चन करूंगा। तो क्लोज सर्किट में अपने को कुछ सोचना नहीं है, बैटरी के सपोर्ट में इसको बैटरी की तरह ट्रीट करना है बस, और फिर सर्किट का इक्वेशन लिख दो। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट। ये ठीक वैसे ही है, याद करो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर का चार्जिंग होता था ये सर्किट होता था, बैटरी लगा के चार्ज करते थे कैपेसिटर को। और याद करो कि ये चार्ज में कैसे टी टाइम पर लिखता था, Q इक्वल टू CE 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां टाउ का वैल्यू क्या था, CR। मैं रिमाइंड भी करवा रहा हूं और यहां से दिखाऊंगा कंपैरिजन भी। वैसे डिस्चार्जिंग का केस कैसा था कि कैपेसिटर को सिर्फ एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट करते थे, तो इसका सारा एनर्जी रेसिस्टेंस के थ्रू लॉस हो जाता था। तो मान लो पहले से चार्ज Q0 था, इसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, कैपेसिटर पर का चार्ज, कैपेसिटर पर का एनर्जी Q² अपॉन 2C,
इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब चार्ज लॉस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा था, डिस्चार्जिंग का केस था, चार्ज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था। तो वो चार्ज मैं कैसे लिखता था, किसी टाइम पर क्यू चार्ज क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। चार्जिंग का केस, डिस्चार्जिंग का केस। अब इसी को डिफरेंशिएट करके करंट भी लिखते थे सर्किट में, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। यहां भी वही है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां कैपेसिटर था, यहां इंडक्टर होता है, बस इतना फर्क है। तो देखा जाए तो उससे बहुत हद तक कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे वहां देखते थे सिचुएशन को वैसे ही यहां भी देखेंगे। कैपेसिटर वाले में चार्ज और करंट दोनों देखते थे, यहां पर चार्ज नहीं देखते, सर्किट में करंट देखते हैं, ये फर्क है। और जैसे वहां मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे ही यहां भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अच्छा, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, वही एनर्जी इस रेजिस्टेंस के थ्रू लॉस हो जाता है। वैसे ही इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है और वही एनर्जी रेजिस्टेंस के थ्रू लॉस होता है। तो जैसे कैपेसिटर में एनर्जी मैंने बताया था, वैसे इंडक्टर में भी एनर्जी बताऊंगा। अब याद करो, कैपेसिटर में जो एनर्जी होता था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता था, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इंडक्टर मतलब सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी होता है। तो यही सब फाइंड करने जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो सीआर सर्किट ही करने जा रहे हैं हम लोग, कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस सर्किट जैसा ही। वहां पर भी बोलते थे चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब चार्ज का इंक्रीजिंग, चार्ज का डिक्रीजिंग, करेंट का इंक्रीजिंग, करेंट का डिक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग वाला सिचुएशन, ये डिक्रीजिंग, बैटरी लगा करके करेंट को इंक्रीज करेंगे, बैटरी को हटा करके करेंट को डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करेंट। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ग्रोथ ऑफ करेंट। इन एलआर सर्किट। वहां पर क्या पढ़ते थे, सीआर सर्किट, कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस, कैपेसिटर रेसिस्टेंस, इंडक्टर रेसिस्टेंस सर्किट। तो मैं इधर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं पहले। इंडक्टेंस एल, रेसिस्टेंस आर, ईएमएफ ई। सपोज सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो t इक्वल टू 0 पर की को क्लोज किया गया। सर्किट ओपन था तो कोई करंट नहीं, t इक्वल टू 0 पर सर्किट को क्लोज किया, तो t इक्वल टू 0 पर तो सर्किट को क्लोज किया था तो उस वक्त कोई करंट था ही नहीं। तो कहेंगे t इक्वल टू 0 पर सर्किट में करंट 0 है। मान लेते किसी टाइम t पर सर्किट में करंट I है, सर्किट में करंट I है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, लेट एट t इक्वल टू 0 की इज क्लोज्ड। तो करंट एट t इक्वल टू 0 पर
0 होगा। मैं मान लेता हूं कि करेंट एट एनी टाइम t सर्किट में I है। अच्छा, ये करेंट इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? करेंट 0 से बढ़ा, करेंट पहले कुछ नहीं था, फिर करेंट आया तो करेंट तो ग्रो किया ना। सर्किट t=0 पर कोई करंट नहीं था, बाद में करंट मिला तो करंट 0 से I बना, मतलब करंट ग्रो किया। करंट ग्रो किया मतलब सर्किट में करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। हमको चेक नहीं करना कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, नेगेटिव टर्मिनल कौन है। बस एक बैटरी मान लेता हूं मैं, और मैं बैटरी को सपोर्टिंग मान लेता हूं। इसका ईएमएफ कितना, E1 बोल देता हूं, -LdI/dt। तो मैं कह सकता हूं दो बैटरी मेरे पास है, E और E1। E1 का वैल्यू कितना, ये। अब ये सपोर्ट करता रहेगा या अब सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट कर जाएगा। हालांकि ये अपोज ही करेगा, करंट ग्रो कर रहा है, सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा। करंट ग्रो कर रहा है, करंट ग्रो कर रहा है तो di/dt पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव, L तो कांस्टेंट पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव, तो ईएमएफ नेगेटिव, मतलब ये अपोज करने वाला बनेगा ईएमएफ। खैर वो अपने आप सेट करेगा, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या लूप लॉ भी जिसको बोलते थे। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब लूप लॉ। कहीं से भी चलो, मैं पहले ही बोला था, एक बढ़ने को मैं पॉजिटिव कहूंगा हमेशा, घटने को निगेटिव कहूंगा क्लोज सर्किट में। तो मैं यहां से चलता हूं, यहां से यहां गया तो बढ़ा, बढ़ा तो कितना, E। यहां से यहां गया बढ़ा, यहां से यहां जाऊंगा घटेगा। याद करो, रेसिस्टेंस के थ्रू चलते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो यहां से यहां गया तो घटा, बढ़ा पॉजिटिव, घटा निगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस IR। और ये तो अपने को पता ही नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, बैटरी के सपोर्ट में मान के लिख दो तुम। तो यहां से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए यही लिखूंगा मैं। ऐसे भी देखो, यहां से यहां बढ़ रहा तो मैं पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब E1 माना है तो E1 लिखूंगा, -E1 नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूं, बढ़ रहा है तो E1। ऐसे भी मैं बोला था, दोनों को एक ईएमएफ मान लो, दिस प्लस दिस, तो नेट ईएमएफ कितना, E -LdI/dt। E और E1 के जगह पुट करूंगा -LdI/dt। यहां से यहां पहुंच गया वापस, नेट वोल्टेज क्लोज लूप में 0। तो ये बात क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस का कंफ्यूजन होते ही सारा खत्म हो जाएगा मामला। इसको भी एक बैटरी की तरह ट्रीट कर लो और इसी के सपोर्टिंग मान लो। वो सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये अपोज करेगा, लेकिन मैंने अपोज करता हुआ नहीं, ऐसे ही दिखा के लिखा, वो अपने आप सेट कर जाएगा। तो मेरे पास दो बैटरी है, तुम ऐसे समझ लो कि नेट ईएमएफ कितना, दिस प्लस दिस, यानी E -LdI/dt, वहां से यहां से आ भी रहा है, E -IR -LdI/dt। अब इसे मुझे सर्किट में करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करना है
तो आई को एक तरफ रखूंगा और दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल मेरे पास, एक आई, इधर आई, एक आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, एक टी के रिस्पेक्ट में, दिख रहा है मुझे। तो आई वाले को एक साइड रखूंगा और टी वाले को दूसरे साइड। अब इसको सेट करना, इंटीग्रेशन में कैसे एडजस्ट करूं, ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां से इस क्वांटिटी को मैं इसके नीचे ले जाता हूं और dt को इधर भेज देता हूं। डी आई ई माइनस आई आर इक्वल टू, इधर l भी था, इसके साथ l था, इधर भेज दूंगा तो 1/l dt। ये सिचुएशन बनेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो तुम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल दो। मैं इसी पर कर रहा हूं, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट कैसे लिखूंगा, t इक्वल टू 0 पर सर्किट में कोई करंट नहीं था, किसी टाइम t पर सर्किट में करंट I है, ये तो लिया था मैंने जनरल करंट, टी टाइम पर आई करंट। इसका इंटीग्रेशन पता है, देखो तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। ऐसा ही मैंने सीआर सर्किट में भी इंटीग्रेशन बना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एल एन ई माइनस आई आर, और आई के साथ जो मल्टीप्लायर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, आई के साथ मल्टीप्लायर माइनस आर है। लिमिट क्या है, 0 से i और dt का इंटीग्रेशन t, यही आएगा। इसको r को इधर भेज देता हूं मैं, और यहां से लिमिट पुट करूंगा, तो लिमिट पुट करूंगा तो अपर लिमिट के साथ यही माइनस i का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ln e बच जाएगा। अपर लिमिट से क्या बनेगा, ये माइनस लोअर लिमिट से i का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ln e माइनस टी आर अपॉन एल। इसको कैसे लिख सकता हूं, ln e माइनस आई आर अपॉन ई। इसको मैं देखो तो उस तरह से सेट करना चाहता हूं, t बाई टाउ। t टाउ कैसा बनेगा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूं, माइनस टी बाई एल अपॉन आर, और इसी को मैं बोलूंगा टाउ, टाइम कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको, यहां से देखो तो ln 1 माइनस आई आर बाई ई इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ। जहां टाउ बता दिया हूं मैं, एल बाई आर है, तो टाउ का वैल्यू क्या है, एल बाई आर। इसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब याद करो, कैपेसिटर वाला सर्किट में टाउ क्या था, सी आर, और डायमेंशनली मैंने बताया था कि टाइम कांस्टेंट टाइम होता है। तो अगर सी आर का डायमेंशन पूछे तो टी, वैसे ही एल आर का डायमेंशन तुमसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, टी। टाइम कांस्टेंट डायमेंशनली टाइम होता है, तो एल बाई आर डायमेंशनली टाइम है। तो अगर ये याद नहीं है कि एल बाई आर टाइम कांस्टेंट है और तुमसे कभी पूछ दे कि बताओ इसका डायमेंशन, तो नहीं याद है तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग निकालना पड़ेगा और फिर डिवाइड करके तुम चेक करोगे तो टाइम आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है, मतलब डायमेंशनली एल बाई आर टाइम है,
जैसे CR डायमेंशनली टाइम था। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं लॉग के प्रॉपर्टी से अगर लॉग को मैं हटाऊंगा तो क्या बनेगा, e का पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको मैं इस साइड, इसको इस साइड, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। आई इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। याद करो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी ऐसा ही फार्मूला आया था, Q इक्वल टू CE, ऐसा ही फार्मूला आया था। जैसे वहां पर यह मैक्सिमम चार्ज था वैसे ये मैक्सिमम करंट है। देख लो, इसका तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं, आइडियल इंडक्टर है ये। तो करंट कितना, E बाई आर, ये मैक्सिमम करंट बन रहा है। अब जैसे मैंने कैपेसिटर में एक्सप्लेन किया था सारा सिचुएशन, t=0 पर, लॉन्ग टाइम पर, जर्नल टाइम पर, 1 टाइम कांस्टेंट के लिए, 1 टाइम कांस्टेंट के लिए, वैसे ही चेक करेंगे इसमें भी। तो यहां से तुम्हें पता चल रहा है कि अगर मैं t को 0 कर दूं, t को 0 कर दूंगा तो e का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, i इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर करंट 0। ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और यही तो मैंने माना था, t इक्वल टू 0 पर 0, क्योंकि मैंने की को क्लोज किया था इसी वक्त t इक्वल टू 0 पर। मैं लॉन्ग टाइम पर देखना चाहता हूं, t इक्वल टू 0 पर तो करंट सारा मैं लिखता हूं, i एट t इक्वल टू 0 0, I एट t टेंस टू इन्फिनिटी। लॉन्ग टाइम पर जैसे कैपेसिटर में एक्सप्लेन किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 e का पावर t बाई टाउ। t को इन्फिनिटी करूंगा तो ये क्वांटिटी भी इन्फिनिटी होगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये 0 को टेंड करेगा, t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा, तो ये क्वांटिटी 1 को टेंड करेगा तो I e बाई आर हो जाएगा। यानी लॉन्ग टाइम में करेंट E बाई आर। अब मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा सिचुएशन को, मैं ये बोलूंगा कि t इक्वल टू 0 पर ये इंडक्टर करंट 0 है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है सर्किट को। रेसिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन इसको ऐसे हम समझेंगे, ओपन सर्किट की तरह भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि ये बैटरी किसके बराबर बन गया। जैसे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ये बैटरी इस बैटरी के बराबर हो गया, तो नेट ईएमएफ कितना 0, तो सर्किट में करंट 0। तो t इक्वल टू 0 पर जैसे तुम्हें एक्सप्लेन करना हो, बोलो कि ये बैटरी इस ईएमएफ के बराबर हो गया, टर्मिनल अपोजिट हो गया, ऐसे बोल सकते हो। या बोलो कि t इक्वल टू 0 पर ये इंडक्टर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर मैं इसको रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करूं तो करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन दिस प्लस आर एल, इंडक्टर का रेसिस्टेंस। अगर ये 0 है तो इसको मैं इनफाइनाइट मान के 0 कर सकता हूं, क्योंकि ये सब तो कुछ है नहीं, ये अपना वैल्यू फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो इसको 0 करने के लिए इसको इनफाइनाइट बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे कैपेसिटर में मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसे ही यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है। नहीं तो तुम बोलो कि सर्किट ओपन है, ऐसे बोल दो, रेसिस्टेंस की तरह, सॉरी कैपेसिटर की तरह। जैसे एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग टाइम में करंट कैसा E बाई आर, मतलब ऐसा समझूंगा मैं, लॉन्ग टाइम में यही तो समझूंगा और कुछ नहीं। ईएमएफ है, रेसिस्टेंस है, मतलब लॉन्ग टाइम में इंडक्टर 0 रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तभी तो E बाई आर होगा करंट। या ये भी बोल सकते हो कि लॉन्ग टाइम में देखो तो करंट जब ये
करेंट मैक्सिमम हो जाएगा, करेंट चेंज नहीं करेगा, करेंट चेंज नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम के बाद करेंट कांस्टेंट हो जाएगा। करेंट कांस्टेंट होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका ईएमएफ जीरो, इसका ईएमएफ जीरो। तो मैं क्या बोलूँगा, नेट ईएमएफ यही रह गया अपॉन रेसिस्टेंस। तो तुम कैसे भी एक्सप्लेन कर दो, या तो रेसिस्टेंस के टर्म में बोल लो, सर्किट क्लोज ओपन के टर्म में बोल लो, या फिर बैटरी के तरह। तो जीरो टाइम पर ये जो बैटरी ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो इसके बराबर, और लॉन्ग टाइम के बाद ये जीरो ईएमएफ बनाता है क्योंकि करंट चेंज होगा ही नहीं। और याद करो कि कैपेसिटर में एक टाइम कांस्टेंट के लिए, इसी सिचुएशन के लिए बोलते थे 63% चार्ज होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम का यही मैक्सिमम करंट है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो एक टाइम कांस्टेंट पर मैक्सिमम करंट का 63% करंट होगा, जैसे वहां एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं यहां से बता सकता हूं इसका ग्राफ, टाइम करेंट t=0 पर कोई करंट नहीं था, और करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कैसा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। एक समय बाद करंट कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब करंट न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, और यही करंट मैक्सिमम करंट लॉन्ग टाइम के बाद। देखो तो आगे जितना टाइम ले जाओ करंट कांस्टेंट हो गया, और वो कितना, E/R। एक टाइम कांस्टेंट में T=τ, एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना, अब हम लोग पढ़ेंगे डिके ऑफ करंट। तो डिके ऑफ करंट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंडक्टर में एनर्जी स्टोर। नहीं तो बोलना पड़ जाएगा कि इंडक्टर में एनर्जी होता है, तो पहले बता ही देता हूं एनर्जी इंडक्टर का। तो मैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर, मैं चार्जिंग ग्रोथ ऑफ करंट का एक सर्किट बनाता हूं। ग्रोथ ऑफ करंट का एक सर्किट है, इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, ईएमएफ E। मान लो सर्किट में करंट आई है, तो इसका रिलेशन कैसा लिख रहा था मैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, E दो ईएमएफ, E प्लस माइनस LdI/dt, E प्लस E1, बढ़ रहा है पोटेंशियल, सपोर्टिंग में मान लेते थे, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बढ़ रहा है पोटेंशियल, घट रहा है पोटेंशियल, माइनस IR = 0। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कैसा होगा, E dt = dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे में, तो लिख सकता हूं LdI + IR dt, ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं I से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, E I dt LI dI प्लस I² R dt। ये dq
वर्क डन बाय बैटरी या एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी इक्वल टू ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते थे, वर्क डन बाय बैटरी या एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी क्यू इंटू ईएमएफ। dt टाइम में dq चार्ज सप्लाई हुआ तो एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी है ये dq इंटू ई, q इंटू ईएमएफ एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी इन टाइम dt। ये क्वांटिटी क्या है, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी इन टाइम t। उसी dt टाइम में हीट लॉस्ट अक्रॉस रेसिस्टेंस या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टेंस लिख लेना। और जो बैटरी एनर्जी दिया कहाँ गया, बैटरी जो एनर्जी दिया इंडक्टर के पास गया, रेसिस्टेंस के पास गया, रेसिस्टेंस वाला एनर्जी इंडक्टर वाला एनर्जी, ये इंडक्टर में एनर्जी गया हुआ है, छोटा सा एनर्जी dt टाइम का एनर्जी है, dt टाइम में इतना एनर्जी गया तो टोटल एनर्जी कितना जाएगा। तो मान लो करेंट जीरो से मैक्सिमम करेंट कहाँ तक पहुंचा था, करेंट जीरो से आई तक करेंट गया तो उसमें इंडक्टर में कितना एनर्जी जाएगा, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर लिखूंगा इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। और कितने टाइम में, dt टाइम में। लॉन्ग टाइम में जब करंट जीरो से आई हो गया, इसको ऐसे भी यहां से भी बढ़ा सकते हो, इसको मैं du लिखता हूं, du एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टाइम dt। यू टोटल कितना, जब करेंट जीरो से आई हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इफ इट्स करंट changes from 0 to I, कितना होगा, U इक्वल टू du का इंटीग्रेशन। अच्छा ये du जो था LIDI था, ये जो du बोला था dt टाइम में एनर्जी स्टोर्ड, यही तो था LIDI। जीरो से आई, LIDI, L तो कांस्टेंट है, जीरो से आई, LI स्क्वायर बाई 2, जीरो से आई, हाफ L अपर लिमिट पुट करेंगे तो यही इंडक्टर में एनर्जी है। कंपेयर करो तो कैपेसिटर में हाफ CB स्क्वायर, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, इंडक्टर में इंडक्टेंस, कैपेसिटर में वोल्टेज, करंट में कैपेसिटर में वोल्टेज, इंडक्टर में करंट, हाफ LI स्क्वायर हाफ CB स्क्वायर।
तो यही इंडक्टर में एनर्जी और एनर्जी स्टोर होता है। अगर किसी इंडक्टर में करंट आई है और उसका इंडक्टेंस L है तो उस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हाफ LI², याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंडक्टर में करंट, इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस L, करंट I, तो उसमें एनर्जी स्टोर हाफ LI²। तो इंडक्टर में एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं डीके ऑफ करंट। सपोज ये कोई इंडक्टर है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस भी है, RELE पहले इससे कनेक्टेड था, तो इसमें एक करंट पहुंच गया होगा, मैक्सिमम करंट I पहुंच गया होगा, इसमें एक एनर्जी स्टोर होगा। अब क्या किया गया, t=0 पर मान लो इसमें करंट I है जो कि मैक्सिमम करंट है। अब क्या किया गया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया और इससे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन ऐसा सिस्टम रखा गया है कि ये कनेक्ट, इस करंट अगर मैं जैसे मैं यहां से कनेक्शन हटाऊंगा करंट 0 हो जाएगा। तो करंट को ऐसा सर्किट सिचुएशन क्रिएट करना कि करंट 0 ना हो। करंट 0 ना हो मतलब ये पहले कनेक्ट हो जाए और तब ये डिस्कनेक्ट हो, ये पहले कनेक्ट हो जाए उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो, ताकि सर्किट में करंट बना रह जाए। और मेरा देखो क्या बच जाए सिर्फ सर्किट में, ये डिस्कनेक्ट हो गया तो इस बैटरी का तो कोई रोल रहा ही नहीं, कोई रोल नहीं रहा। तो मैं सर्किट को ऐसे देख सकता हूं, LR सर्किट। जैसे कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग में सिर्फ CR सर्किट CR होता था, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर और रेसिस्टेंस। डीके ऑफ करंट में अपने को वैसे डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायग्राम से बात करते हैं। ये कोई इंडक्टर है और ये कोई रेसिस्टेंस है, और बोल देते हैं कि इस सर्किट में करंट t=0 पर, t=0 पर तो मैक्सिमम करंट रहेगा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर था। अब जैसे जैसे एनर्जी यहां से लॉस करेगा इसका करंट डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से एनर्जी जो लॉस होगा वो यहाँ का एनर्जी खत्म होगा, और इसका एनर्जी कितना होता है, इतना। तो यहाँ जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो इसका एनर्जी घटना मतलब I घटना। तो सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। लेट I एट t=0 मैक्सिमम करंट था, उसको मैं I0 बोलता हूं। किसी टाइम t पर करंट डिक्रीज करके I हो गया, मैं इसी I का वैल्यू लिखना चाहता हूं t के टर्म में। मैंने बोला था कभी भी इसको लिखना है, मान लो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया था कि इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट कर लो। करंट मान लो ऐसे जा रहा था तो मैं इसको बैटरी को ऐसे ट्रीट करूंगा। इसका ईएमएफ कितना, -LdI/dt। E पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वापस यहां आ गए। तो फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहां से चल रहा हूं, यहां से यहां गया, बढ़ा,
करेंट इधर है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बैटरी ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो खुद सेट होगा वो। तो यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है, ई माइनस आई आर। ई का वैल्यू कितना, इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब क्या करना है अपने को, आई को एक तरफ करना है, तो डी आई बाई आई इक्वल टू आर बाई एल डी टी। और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस साइन यहाँ था, माइनस को मैं इधर कर दे रहा हूँ। टी इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट था, टी टाइम पर करंट आई है, इसका इंटीग्रेशन एल एन आई माइनस आर बाई एल, और ये बनेगा टी। फिर से वैसे ही सेट करेंगे इसको, टी इसको इसके नीचे लाते हैं, टाउ, इसी को तो टाउ बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एल एन लॉग के प्रॉपर्टी से आई अपॉन आई नॉट, आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, आई इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा फार्मूला है एग्जैक्टली। वहां पर कैसे लिखते थे, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पर टाउ सी आर होता था, यहाँ पर टाउ एल बाई आर होता है, याद रखना। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।